हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका, ठीक है। कोशिका। कोशिका क्या होती है? बेसिक अगर डेफिनेशन कोई पूछ दे कि भाई कोशिका होती क्या है, तो इस चैप्टर में जो नाम लिखा हुआ है इस चैप्टर का पूरा यही है, इसका डेफिनेशन है ये। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ये क्या है? सीधी सी बात है, कोशिका है। अच्छा, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका ही क्यों है ना? कोशिका ही क्यों है, इसका जवाब क्या है कि जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं से बना है। जैसे जब हम एक घर बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगाते हैं ना, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, 5 ईंट, उसके साथ फिर ऐसे ऊपर ईंट, ऐसे ऐसे क्या होता है, दीवार खड़ी हो जाती है। लगातार जब ऐसे ईंटों को जोड़ा जाता है तो दीवार खड़ी हो जाती है। वैसे ही अगर हम किसी शरीर को घर माने तो उसकी जो ईंटें हैं वो क्या है? कोशिका। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शेल। शेल, ठीक है। ये जो शेल है, दी शेल, ये लैटिन वर्ड शेला, इससे लिया गया है, ठीक है। शेला। शेला लैटिन वर्ड है। इसका जो हिंदी अनुवाद अगर देखें तो इसका कोष्ठक या छोटी कोष्ठिका होता है, जिसको बाद में कोशिका का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये हम पूरी किताब पढ़ेंगे, उसके पहले मैं ये छोटी छोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो वर्ड है ये सेल कहाँ से आया है? लैटिन शब्द शेला, इससे क्या बन गया आगे चल के? सेल, ठीक है। ये शेल टर्म किसने दिया? ये रॉबर्ट हुक ने। ये देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ भी है। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कब दिया? 17वीं शताब्दी के सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का कोई अंग्रेज वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था? सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उससे उसने क्या देखा? कॉर्क की पतली काट को देखा। उसने क्या किया ना, एक ये इस तरह का माइक्रोस्कोप बनाया था, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं। उसमें उसने कॉर्क की एक पतली लेयर ले ली और उसको स्टडी करने लग गया, यहाँ पे रख के ऊपर से देखने लग गया। कॉर्क क्या होता है भाई? ये देखो, ये कॉर्क, ये एक पेड़ है, ठीक है। इसके किसी पार्ट को उसने काटा होगा, जैसे यहाँ तने से थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट काट लिया और फिर उसको पतली सी काट बनाकर स्टडी करने लग गया। इसके अंदर क्या दिखता है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको जानने का इच्छा हुआ कि ये अगर मैं अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो कैसा दिखेगा। इसलिए वो ये माइक्रोस्कोप में लगाकर देखने लगा, ठीक है। उसको दिखा क्या उसमें? छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। बोला ना, जो सेला है उसका क्या हिंदी वर्ड था? कोष्ठ या कोष्ठिका। ये जो कोष्ठ उसको जो दिखाई दे रहा था वो कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति के। मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा है? ऐसे ऐसे बने रहता है वो, ऐसा ऐसा। नहीं देखा है तो देखना कभी, ऐसा। पास जाके मत देखना, मधुमक्खी काटेगी। किसी का घर देखोगे तो ऐसा, इस तरह का दिख रहा था। ये देखो जो ये डायग्राम बना हुआ है इस तरह का दिख रहा था उसको, ठीक है। इन्हीं कोष्ठों को उसने रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल, ठीक है। और टाइम टाइम पर एक रॉबर्ट हुक ने देखा, उसके बाद टाइम टाइम पर जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोशिका की संरचना को दे समझने के लिए प्रयास किया। क्या किया? उसकी संरचना को समझने के लिए प्रयास किया, मतलब कि कैसा दिखता है और अंदर कैसा दिखता है। बाहर से तो पता चल गया कि भाई इस तरह का दिखता है, जो कॉर्क की कोशिका है वो ऐसी दिखती है। लेकिन क्या हर कोशिका ऐसी दिखती है या कुछ अलग भी हो सकता है? इंसान की कैसी होती है, प्लांट्स की कैसी होती है, अलग अलग और जो जानवर हैं उनकी कैसी होती है, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और प्रयास किया, ठीक है। क्या बताया? देखिए कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये देखो अभी बताया था ना ऊपर कि ईंटें लगाओगे तो दीवार बनेगी, कोशिका लगाओगे तो क्या बनेगी? शरीर बनेगा। तो कोशिका की जो परिभाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वैज्ञानिक थे वो किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे आगे चल के धीरे धीरे, कि जो कोशिकाएं होती हैं वो रूप और आकार में भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि जो कुछ जीवों का जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका से बना होता है। मतलब जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है। कोशिका अकेले जीवित रह सकती है। जो अकेले जीवित रहने वाली कोशिका है, जो शरीर, जो पूरा एक शरीर ही कोशिका का बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेल्यूलर। यूनि यानी एक, सेल्यूलर यानी कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय जीव। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं उसके? अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत होते हैं वैसे तो, पर आपके लेवल को उतना जानना भी जरूरी नहीं। आगे आगे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। दो उदाहरण याद रख सकते हैं आप, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, मतलब जो भी हो सकता है जो एक जीव को करना आवश्यक है, वो सारी चीजें किसमें होती हैं? एक ही कोशिका में होती है, ठीक है। एक ही कोशिका में क्यों होती है भाई? क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है, उसके पास एक ही कोशिका है, तो जो भी उसको करना है, चाहे पोषण करना हो, सांस लेना हो,
एक्सक्रीजन करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, जो भी करना हो एक ही कोशिका से करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या होता है भाई? एक से अधिक किसी के पास कोशिका है वो बहुकोशिकीय है। उनके लिए अलग अलग समूह में व्यवस्थित होते हैं कोशिकाएं, बहुत सारी, ठीक है। जैसे अगर कोई एक कोशिकीय जीव है, वो एक में काम कर रहा है, बहुकोशिकीय है, तो वो हो सकता है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो मिलके क्या बना ले? ऊतक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। बहुत सारी एक तरह की कोशिकाएं मिल जाए किसी बहुकोशिकीय जीव में, तो वो ऊतक बनाती हैं। बस इसका कंडीशन क्या है? ये सारी की सारी कोशिकाएं एक ही तरह की ओरिजिन से होनी चाहिए, यानी उत्पत्ति एक ही होनी चाहिए, और इनका फंक्शन भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या? बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोशिका की दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है कि इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है तो वही बात, बस शरीर की जगह जैव शरीर लिखा हुआ है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, ठीक है। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर आप अपने गाल की किसी एक कोशिका या प्याज की किसी एक कोशिका को अलग करोगे तो वह मर जाएगी, क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह किसी मल्टी सेल्युलर या बहुकोशिकीय जीव की इकाई है। वह जीवन की इकाई है, लेकिन वह उस बहुकोशिकीय जीव की इकाई नहीं है। समझ में आ गई बात? बहुकोशिकीय जीवन की इकाई क्या है तो कोशिका ही, लेकिन उस बहुकोशिकीय जीव की वह इकाई नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकती है। ये बात समझने की है कि अगर कोई जीव यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय है, जैसे अमीबा, तो वह अकेले वह कोशिका बाहर जीवित रह रही है पर्यावरण में। लेकिन अगर आप अपने गाल से कोई एक कोशिका या उसको अलग करेंगे, या किसी प्याज की कोशिका को अलग कर देंगे, तो वह मर जाएगा। सीधी बात है, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी भाई? क्योंकि उसको ये सारी जो क्रियाएं करनी है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सारी क्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये सारी क्रियाएं हमारे गाल की कोई भी कोशिका अकेले नहीं कर सकती है, लेकिन अमीबा क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, वो ये सारी क्रियाएं कर सकती हैं, इसलिए जीवित रह जाएगी पर्यावरण में अकेले। और हमारे गाल की या प्याज की कोई एक कोशिका ये सारी क्रियाएं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए वह जीवित पर्यावरण में अकेले नहीं रह सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी वन, क्रियाकलाप वन क्या है? चलो क्रियाकलाप बाद में देखेंगे, ये करके देखने वाली चीज है, ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि भाई ठीक है, कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो है, मान गए ये बात। अब वो दिखती कैसी है, ये देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। कोशिका जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न माप की हो सकती है। ऊपर वाले जो अभी बताया था मैंने, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने हमें ये बता दिया कि क्या होता है, भिन्न भिन्न आकृति और माप की होती है। इन भिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। भाई अब देखो, हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई, ठीक है ना, इस तरह का होता है। लेकिन उन सब के अंदर क्या है? सेल। वैसे ही हर सेल को अलग काम करना है। सांस लेकर जो सांस के साथ हवा एक्सचेंज करने वाली जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी। आपको कोई थप्पड़ मार दे तो वो थप्पड़ का मैसेज भेजने वाली जो कोशिकाएं ब्रेन को होंगी वो अलग होंगी। इसके बाद आप उस सामने वाले बंदे को थप्पड़ मारोगे तो हाथ से थप्पड़ मारने वाली कोशिकाएं वो अलग होंगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी। न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी। जो इंसान की कोशिकाएं हैं वो अलग हैं, जो पौधों में कोशिकाएं हैं वो अलग हैं। अमीबा जो है कोशिका वो अलग है, पैरामीशियम की कोशिका अलग है। अब हमारे इंसान में जो जो ब्रेन है उसकी कोशिका अलग है। जो ब्लड हमारे अंदर जो रक्त संचरण है उसकी कोशिका अलग है। तो ये क्या लिखना चाह रहा है कि इन सब भिन्नताओं के होते हुए प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। जो संरचना है वो एक निश्चित है, बाकी जो भिन्नताएं हैं वो आकार में हो सकती हैं, ठीक है। एक सामान्य कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे हम, जैसे, ठीक है, पिछली क्लास में ये बता रहे हैं, अगर आपके स्कूल ने करवाया हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, आगे हम कभी उसका प्रयास करेंगे समझने का। कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अध्ययन तो हमने कर लिया है, लेकिन अब ये दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। एक क्या है? पादप कोशिका, और दूसरा है जंतु कोशिका। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, पौधों के अंदर जो रहती है, और दूसरी है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, ठीक है। ये समझने की कोशिश करेंगे, और इन दोनों चित्रों के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। जैसे कि अगर आपके परीक्षा में कभी सवाल आता है कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, या पादप और जंतु कोशिका में समानताएं लिखिए, तो आप इन दोनों चित्रों के अनुसार आप समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो अ, देखिए, आप देखने की कोशिश करिए, ये एक पादप कोशिका है। पादप कोशिका, ये लिखा हुआ प्लांट सेल। वही पता कैसे चल रहा है कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है? सबसे बड़ी चीज जो हमें डिफ्रेंशिएट कर देगी, हमें पता चल जाएगा वो क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोल देंगे? सेल वॉल। भित्ति यानी होती है ज्यादा हिंदी बात करो, दीवार। दीवार। हमें तो दीवार की जरूरत है नहीं, हमारे पास तो घर की दीवार है ना। पौधों के पास तो घर है नहीं, उन्हें अपने दीवार की जरूरत है। कि कोई उन्हें अगर काटने की कोशिश करे या बाहर से कोई कीट पतंग उन्हें नोचने की कोशिश करे तो वो थोड़ी बहुत अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। इसके लिए उन्हें किसकी जरूरत है? कोशिका भित्ति की, जो जंतु कोशिका में कहीं पे भी नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती, ठीक है।
ये चीज याद रखनी है हमें। कहीं पे भी कोशिका भित्ति या सेल वॉल लिखी हुई दिख जाए, हमें तुरंत समझ जाना है वो क्या है भाई, पादप कोशिका है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका, जंतु कोशिका, किसी भी कोशिका, हर टाइप की कोशिका में पादप, जंतु, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर वगैरह वगैरह कुछ भी हो, उसमें प्लाज्मा झिल्ली रहेगी। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर जो भी चीज है उस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, प्लाज्मा झिल्ली का। ये ऐसा समझो, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, झिल्ली को तो ऐसे भी छत्तीसगढ़ में जो प्लास्टिक होता है ना, उसको भी झिल्ली बोलते हैं। तो ऐसा समझो ये एक प्लास्टिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, ये है प्लाज्मा झिल्ली। ये वाली जो बाहर वाला पोर्शन है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये बाहर वाला जो पोर्शन है, कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं क्या है इस पादप कोशिका में। तीसरा, पहला तो आपको मेंशन करना है कोशिका भित्ति, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति देख लिया, प्लाज्मा झिल्ली देख लिया, तीसरा हम क्या देखेंगे, फिर तीसरा में क्या दिखेगा, ये देखो, केंद्रक। केंद्रक, ये मत समझना कि भाई इधर से इधर क्यों आ गया, सीक्वेंस इसमें ऐसा गलत दिया हुआ है। ठीक है, केंद्रक, ये वाला जो पोर्शन है ये है केंद्रक, ये न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। ये क्या है, कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, कंट्रोल रूम है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये नहीं रहेगा तो इस कोशिका का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना, आगे चल के पढ़ेंगे। ये कोशिका द्रव्य है। आगे क्या है, गोल्जी का है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। इसी से आगे चल के एक चीज और निकलती है। अच्छा, तीन के बाद चौथा क्या हमने मेंशन करना है, कोशिका द्रव्य, पांचवा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के ठीक बाद हम मेंशन करेंगे अंतःप्राद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इनमें दिखाया नहीं है, या शायद इस डायग्राम छोटा इसलिए नहीं दिखाया होगा, हो सकता है। पर हम जब आगे डिटेल में स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि ये गोल्जी बॉडी और अंतःप्राद्रवी जालिका किस तरह जुड़ी होती हैं या एक दूसरे से डिराइव होती हैं। इसके बाद अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है भाई, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रसोई घर है, किचन, या क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। केंद्र क्या था, कंट्रोल रूम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। ठीक है, ये है रिक्तिका, या इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल या रिक्तिका कुछ नहीं है, रिक्त स्थान, खाली जगह। देखो खाली दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ दिख भी रहा है, खाली जगह है ये, इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका। ये कोशिका के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब भाई बहुत कुछ रख रहे थे, जगह बच गया, उसको क्या बोल दिया, रिक्तिका। इसमें कुछ रख दोगे, रिक्तिका खत्म हो जाएगी, जगह खत्म हो जाएगा, खलास। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये है एक ऐसी चीज जो पादप कोशिका में हमेशा होगी और जंतु कोशिका में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, रंग देता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे तरह का होता है और बहुत सारे कलर का होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। ये हो गई पादप कोशिका। एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, बाकी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो आपके बेस का जितना समझ सकते हो आप, उतना मैं इस बुक के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप आगे आने वाले डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये होगी पादप कोशिका की बात। अब चलते हैं जंतु कोशिका या एनिमल सेल पे। ये हो सकता है हमारी कोशिका हो, आगे चल के देखते हैं। चलो देखो, मैंने क्या कहा था, आपको क्या नहीं दिखेगा इसमें, सबसे पहला सेल वॉल नहीं दिखेगा, ढूंढ के देख लो, कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, दिख तो नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिखेगा। ये देखो वैक्यूल या रिक्ति का, जो भी मैंने ऊपर बोला था खाली जगह, वो दिख रहा है। इसमें कितना छोटा दिख रहा है, बोला था ना कि भाई हम सामान रख रहे थे, बस उसमें खाली जगह बच गई, उसको क्या बोल दिया, वैक्यूल। अब इसमें इतनी सी जगह बची तो इसमें इतना सा वैक्यूल है, ज्यादा जगह बचता ज्यादा वैक्यूल हो जाता। ठीक है, अब देखो पहला नंबर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो क्या दिख रही थी, कोशिका भित्ति, यहाँ पे क्या दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ फिर यहाँ पर भी प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पर भी है। यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए ये क्या है, जंतु कोशिका है। ठीक, दूसरा क्या है भाई हमारे पास, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। ठीक है, तीसरा देखो, या तीसरा, इसको दूसरा नंबर केंद्र को मानो। केंद्र क्या है, कंट्रोल रूम, हर कोशिका में होगा। तीसरे नंबर पे क्या मान के चलो आप, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसके बाद इसमें अलग क्या दिख रहा है, पहले जो कॉमन कॉमन चीजें हैं हम वो देखते हैं जो दोनों में है। ठीक है, क्या है, अंतः प्राद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। खाना तो सबको बनाना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा भाई, इसमें भी है। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे भी सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम सब जगह सेंट्रोसोम डालते जा रहे हैं अंग्रेजी में, पागल हो गए हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में भाई मत रहना, ये साइटोप्लाज्म है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे, सेंट्रोसोम नहीं बोलेंगे, ऐसा लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है रसोई घर, ये है सेंट्रोसोम। क्या करता है आगे चल के बताएंगे। तो सभी कोशिका के अंदर रहता है, इतना समझो। पहले ये देख लेते हैं कि अंदर रहता कौन कौन है, इसके बाद देखेंगे वो करते क्या क्या है। केंद्रक द्रव्य है अगला, ये केंद्रक है, ये पूरा। तो ये इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या है, केंद्रक द्रव्य, सीधी बात। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जो मैंने लाल रंग से मार्क किया वो क्या है भाई, इस पे शायद लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ।
हिंदी में केंद्रक झिल्ली लिख सकते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिखता हूँ अंग्रेजी में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये लाल वाली जो न्यूक्लियस के बाहर होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ओके, अगला क्या है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास में रहेगा, आपको दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये भी और ये भी। ये दो टाइप का क्यों दिखा है मालूम? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपका रहेगा अगर, तो वो होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर देखो वैसे कोई डॉट डॉट सा नहीं दिख रहा है ना, प्लेन दिख रहा है, तो ये क्या है? समतल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ बोलो, है ये दोनों सेम चीज। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बच किया गया है। ये सेंट्रोसोम मार्क कर लेना भाई 7 नंबर में। इसके बाद क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होते हैं? अंदर रहते हैं ये केंद्रक के भी अंदर रहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क्स, क्रोमेटिन नेटवर्क्स, क्रोमेटिन जालिका, डीएनए सुना होगा कभी आपने अगर, गुणसूत्र सुना होगा, उन सबसे रिलेटेड ये चीजें हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये होगी रिक्तिका, छोटी सी है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या और डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज इन चित्रों के हिसाब से है, और क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ, ये इन कोशिकाओं को देख लो कि कोशिकाओं की आकृति कैसी है, आयताकार है, अंडाकार है, गोलाकार है, भाई कैसी भी हो सकती है, सीधी बात, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। क्या कोशिका की कोई निश्चित परिसीमा है? हाँ है ना, एक शेप है ना, भाई ऐसी होगी, इसी तरह की होगी, इसी शेप का होगा, ठीक है। क्या कोशिका के भीतर कोई पदार्थ भरा है? देख के बता दो यार, भरा हुआ है। ये देख लो, सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य लिखा हुआ ही दिख रहा है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या कोशिका के भीतर कोई गोल संरचना है? हाँ है, ये देखो, केंद्र, गोल है ना, है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान दिया करो, अगर किताब में लिखा है तो आप भी पढ़ा करो। आगे क्या लिखा है? सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं, क्या? बाह्य कोशिकीय आवरण और जीव द्रव्य। ये दो अब चित्र के बाद लिख रहे हैं, ये बाह्य कोशिकीय आवरण, ये तो है बाह्य कोशिकीय आवरण, ये जो भी बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं बाह्य कोशिकीय आवरण। और दूसरा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर ये जो भी है ये जीव द्रव्य है, ये बाह्य कोशिकीय आवरण है या जीव द्रव्य होगा। जीव द्रव्य के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, याद रखना, दिस इज द भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार है। कौन? जीव द्रव्य। हिंदी में थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी हो बोलने में तो मैनेज कर लेना, लिखने में तो पूरी कोशिश करूंगा कि ना ही हो। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य, याद रखने वाली चीज है। इसके बाद क्या है? बाह्य कोशिकीय आवरण, देखो क्या क्या बता रहा है ये। बाह्य कोशिकीय आवरण यानी आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको डायरेक्ट कई बार बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीधे सीधे लिख देते हैं, हर बार आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लिखते। ठीक है, देखिए सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिकीय आवरण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं। ये देखो ये वाली, बताया था ना, ये अगर जीव द्रव्य है पूरा तो उसके बाहर जो है वो क्या है? बाह्य कोशिकीय आवरण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और आवरण आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका क्या क्या काम है भाई? कोशिका का आकार बना के रखेगा, और आने और जाने पर नियंत्रण रखेगा, कोशिका के अंदर कौन जाएगा, कोशिका के अंदर कौन नहीं जाएगा, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, ऐसा समझो। ये एक क्या है? गुब्बारा, गुब्बारा, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य, गुब्बारा है ये कोई गुब्बारा है, इसके अंदर भरा हुआ है क्या? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया जो इसके अंदर भरा हुआ है ये सारा, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो बैलून के अंदर अगर आप कुछ भर रहे हो तो उसके बाहर जो प्लास्टिक है उसका क्या काम होगा? उसका आकार बना के रखेगा, उसके बाहर किसी को नहीं, उससे बाहर किसी को नहीं जाने देगा, उसके अंदर किसी को नहीं जाने देगा। आप अगर अलाउ करोगे तो अंदर बाहर कुछ आ जा सकता है। और क्या करेगा भाई? इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको क्या करेगा? सुरक्षा और सहारा प्रदान करेगा। ओके, चलो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, देखो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अभी मैंने बताया था नहीं, इधर ये तो हो गया, ये क्या हो गया? बाह्य कोशिकीय आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर अगर पादप कोशिका है तो एक और आवरण होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल एक्चुअली, नॉट मेम्ब्रेन, वॉल। ये किससे बनी होगी? सेल्यूलोज की दृढ़ एवं निरीह संरचना होती है जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। ये एक साथ लिखते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी हुई निर्जीव संरचना होती है भाई, ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। देखो क्या लिख रहे हैं ये, प्रत्येक जीव में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्रत्येक जीव में
प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिका के विभिन्न अंग, कोशिका प्लस अंग, कोशिका अंग जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसे हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा। किसका? जीवन का। ये देखो इधर मैं बता चुका हूँ, जीवन का भौतिक आधार है कौन? जीव द्रव्य। वही बात है यहाँ पे लिख रहे हैं। ये किसने बोला था? हक्सले। ये वैज्ञानिक का नाम है हक्सले। ओके, अब जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांट दिए हैं। क्या क्या भाग है उनके? पहला भाग है हमारा कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है बांटने का, ये आपको समझाने के लिए बांटा जा रहा है कि पहले तो कोशिका को बाह्य कोशिकीय आवरण और जीव द्रव्य में बांट दिया, अब जीव द्रव्य को भी दो चीजों में बांट रहे हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भौतिक आधार है वो कोशिका द्रव्य नहीं है, वो जीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। और जब जीव द्रव्य में से केंद्रक को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? कोशिका द्रव्य। चलो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं। जो कोशिका द्रव्य है ना, इसका क्या काम है? इसका है क्या? ये वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य में ऐसा समझो आप कि जब अपन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही घुसे, अंदर घुसते ही न्यूक्लियस के अलावा जो भी है, न्यूक्लियस के अलावा अंदर जो भी है वो सब कुछ क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाए जाएंगे? सब कुछ अगर पाया जाए तो विभिन्न संरचनाएं जैसे कोशिकांग, सेल्यूलर ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह वगैरह वगैरह। ऊपर में हमने जो भी पढ़ा था ये, अगर हम केंद्रक को हटा दें और प्लाज्मा झिल्ली को हटा दें तो इसके अलावा ये जो भी हमने पढ़ा है वो सब क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं आप देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको ठीक से समझ आ सके तो। पहला क्या पाया जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अभी ऊपर मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस। ठीक है, ये लिखा। इसे इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। ये जो इसलिए है वो किस लिए है इसको ऊपर पढ़ेंगे। दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं जिसकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं क्योंकि यहाँ पर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्रदान होती है। जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी वही तो ऊर्जा गृह होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिख दिया इन्होंने एक साथ? दोहरी झिल्ली, गोलाकार या छड़ाकार, आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इसकी संरचना बना के दिखाता हूँ। इस चित्र में तो खैर क्या ही दिख रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक। ठीक है, एक ब्लैंक शीट ऐड करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। ये क्या लिखा है पढ़ो। दोहरी झिल्ली, ये हो गई एक झिल्ली, इसमें क्या लिखा? गोलाकार या छड़ाकार। और दो झिल्ली है, दोहरी झिल्ली लिखा है इधर, तो एक झिल्ली हमने बना दी। उसकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देंगे। ये बना रहा हूँ मैं आंतरिक झिल्ली, उसमें अंगुलियों के समान में बना रहा हूँ उभार। ठीक है, ये रही आंतरिक झिल्ली और उसमें बना हुआ अंगुलियों के समान उभार। ये हो गई बाहरी झिल्ली, आउटर। ये हो गई इनर, अंदर की झिल्ली। ये हो गई इसकी उंगलियों के समान उभार। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा है? यही माइटोकॉन्ड्रिया है। यही क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एनर्जी बनता है। जब एनर्जी बनता है तो क्या बोलते हैं? उसे क्या मिलता है? उससे मिलता है एनर्जी। एनर्जी मिलता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सीधी सीधी बात है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस। चल नहीं रहा क्या है? पावर हाउस। और यार कौन है पावर हाउस भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पहले देखो, इसका आउटर सेल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन यानी अंतर की जो झिल्ली है उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें क्या बोलते हैं? आपकी किताब में नहीं लिखा है, मैंने ढूंढा पर नहीं मिला। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। अंग्रेजी में क्रिस्टी, हिंदी में भी इसको क्रिस्टी ही बोलेंगे भाई। उंगलियों के समान उभार है, माइटोकॉन्ड्रिया की यही पहचान है। ये है क्रिस्टी। इसके अंदर ना इसका खुद का भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। यही इसकी सबसे बड़ी खास बात। मतलब जब कोशिका बन रही होगी इस दुनिया में सबसे पहले, उस टाइम पे ये बेचारा कोशिका बनने की कोशिश कर रहा था, सेल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर वालों ने बनने नहीं दिया। घर वालों ने क्या कहा? तू भाई पावर हाउस बन, तो हमारे लिए क्या लेके आ? एनर्जी। इसलिए ये बेचारा सेल नहीं बन पाया। मजाक की बात है, पर हुआ कुछ ऐसा ही रहा होगा क्योंकि इसके अंदर इसका अपना खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, आगे की बात है। 8th क्लास में ये सब
ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाओ ऐसा कहीं आ गया तो आप इतना बना के आओगे कम से कम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और उसके अंदर का न्यूक्लियस और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है, कैसे, श्वसन करता है। और बस, ये नहीं लिखना, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे क्या है, अंतःप्राद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, ठीक है। क्या लिखा है ये, प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का जाल है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्राद्रवी जालिका कहते हैं। इन नालिकाओं में द्रव भरा होता है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। साथ ही ये कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। कैसे प्रदान करते हैं वो भी मैं आपको इधर दिखाऊंगा, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रदान करते हैं और ये क्या काम करते हैं। देखो इसमें साफ साफ लिख दिया, नलिकाओं से भरा द्रव होता है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है। ये आप आई होप क्या समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये एक बार के लिए मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इधर न्यूक्लियस है, ये है केंद्र, न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर नलिकाओं से भरी हुई एक संरचना है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। नलिका थोड़ी ठीक नहीं बनी क्या, बन गई है, चलो। इसके अंदर द्रव भरा रहता है, ठीक है। ये देखो, है ना, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ रहता है ऐसे, इरेगुलर अनियमित नलिकाएं नुमा संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अंदर कुछ द्रव भरा रहता है, इधर से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना हो इधर से आएगा, अगर न्यूक्लियस तक जाना होगा न्यूक्लियस तक चला जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर कहीं और जाना होगा उधर चला जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है। यांत्रिक सहारा कैसे प्रदान कर रहा है भैया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, इनके बीच में ये देखो ऐसे इसको दबने नहीं देगा ना, इधर से प्रेशर लगाओगे, इधर से प्रेशर न्यूक्लियस लगाएगा तो इसको दबने नहीं देगा, ठीक है। ऐसे क्या प्रदान कराएगी, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको एक ऊपर एक और चीज बताई थी मैंने, ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ, RER SER। रफ में क्या होगा, छोटे 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 से इनके साथ क्या चिपके होंगे, राइबोसोम्स चिपके होंगे। अगर राइबोसोम्स चिपके हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर नहीं चिपके हैं तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया क्या, यांत्रिक सहारा प्रदान करना और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। आगे क्या है, राइबोसोम, अंतःप्राद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलो, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा भाई। चलो, ये क्या क्या है ये, हाँ ये मैंने बताया ना इधर, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। मान लो कि अगर, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मान लो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इससे ये राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, या कोशिका द्रव्य में कहीं और भी हो सकते हैं, कहीं से भी हम फ्रीली मूव कर रहे हैं या खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस है, कुछ भी हो, तो क्या है ये, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम है, क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, बनाता है, क्या लिखते हैं हिंदी में, संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा, आपकी किताब में एक और चीज इसके बारे में नहीं लिखी हुई है, इसको मैं बता देता हूँ। मेनली दो टाइप के होते हैं राइबोसोम, 70S 80S, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं मेनली, क्या क्या, 70S और 80S, ओके। इसके थोड़ा सा और डिटेल में, मान लो राइबोसोम के बारे में किसी ने पूछ लिया या किसी को आपको समझाना है, क्या समझाओगे, दो टाइप के होते हैं भाई। ये जो एस है ये क्या है, सेडिमेंटेशन रेट है, वो आपके काम की चीज नहीं है। जो 70S है ना, इसके दो टुकड़े होते हैं, ये होता है 30S, ये होता है 50S। जोड़ना मत, नहीं तो 80 आ जाएगा, 30 + 50 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, तो ये जोड़ना नहीं है हमें, ओके।
ये दो पार्ट्स में होता है एक्चुअली। इसका सेडिमेंटेशन रेट छोटे वाले का होता है 30s और बड़े वाले का 80s और सॉरी 50s, लेकिन इन दोनों का जब कंबाइन करते हैं सेडिमेंटेशन रेट कितना आता है 70s। इसका नाम है 70s राइबोसोम। दूसरा है 80s, उसका भी दो पार्ट होता है, ऊपर वाले का होता है 40s, नीचे वाले का होता है 60s। अगेन आपको जोड़ना नहीं है वरना कितना आ जाएगा 100, जोड़ना नहीं है, ये बायो है मैथ नहीं है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं आपको याद रखना पड़ेगा। राइबोसोम कितने टाइप के, दो टाइप के, 70s 80s। कहाँ पाए जाते हैं, या तो अंतःप्राद्रव्य जालिका की ऊपर चिपके हुए पाए जाएंगे या कोशिका द्रव्य में कहीं भी खाली पाए जा सकते हैं। और क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है। अच्छा ये राइबोसोम जो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जा सकते हैं भाई, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, बोला ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है चलो, ये हो गया। अब क्या है, गोल्जी का है। क्या लिखा है, आपको जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोश में फंसे कई परतों में दिखाई दे रहे होंगे संरचनाएं गोल्जी काय कहलाती हैं। इनका विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रावण करना है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती हैं, गोल्जी काय करती हैं। ठीक है, गोल्जी काय तस्तरी नुमा, तस्तरी यानी प्लेट, मेरे पास एक के ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, ये क्या है, गोल्जी कॉय है। ये सारी भी क्या है, गोल्जी कॉय है। या ये गोल्जी काय अलग होकर क्या बनाती हैं, अलग अलग कुछ चीजें, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सारी चीजों में टूट जाता है। ये क्या है, ये सारा अगर आप बात करोगे तो क्या है, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय। ठीक है, तस्करी नुमा चीजें ये बनी हुई है, ये है गोल्जी काय। इनका क्या काम है, विभिन्न पदार्थों का श्रावण, श्रावण का इन अंग्रेजी क्या था, सिक्रीशन। बहुत सारी चीजें सिक्रीट करती हैं ये, उसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। तस्करी नुमा चीजें होती हैं ये। अच्छा ये देखो, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये नलिकाएं, नुमा संरचनाएं जो है, मान लो कल को नलिकाएं टूट गई तो गोल्जी का तरह नहीं दिखने लग गई, है ना। इसी में साइंटिस्ट लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि या तो इनके बीच में नलिकाएं बनती होंगी तब जाके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता होगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाएं टूट जाती होंगी तो उससे क्या बन जाता होगा, गोल्जी बॉडी बन जाता होगा, है ना। खैर बात की बातें हैं, इतना नहीं देखना है अभी, आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। अगला क्या है, सेंट्रोसोम। जब आप जंतु कोशिका के केंद्र के पास व ऊपर तारे के समान दिखाई देने वाली रचना का अवलोकन करें, ठीक है, सेंट्रोसोम। इनके मध्य में दो कण भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय ही बनता है। ठीक, अब देखो इसमें, ये रहा सेंट्रोसोम, ये केंद्रक, केंद्र के ऊपर सितारेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, सेंट्रोसोम है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये आपको पादप कोशिका में इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम तभी बनता है जब पादप कोशिका का विभाजन होना तय हो। ठीक है, इसका चित्र बनाने की जरूरत तो नहीं है आई गेस। चलो यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है सेंट्रोसोम, इसके अंदर दो सेंट्रियोल रहते हैं। इसका क्या काम होता है, सेल डिवीजन करवाता है। कैसे करवाता है आगे देखेंगे, सेल डिवीजन करवाता है, बस इतनी सी बात है। सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, अभी फिर से ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप हम आपको समझाएंगे इकट्ठे सारे। पहले बेसिक जो बुक में थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम के बाद क्या आ गया भाई, लवक, प्लास्टिड। ठीक है, ये सिर्फ सब मोस्टली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। देखो क्या है, पादप कोशिका में बिंब के आकार या फीतेनुमा या गोलाकार, अंडाकार रचनाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, लवक कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, लवक कलर देते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, ये है ना, ये एक तरह का लवक है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रंग देते हैं इसको, प्लांट सेल को। देखो आप ये हमें तीन तरह का लिख दिया इसमें, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये रंगहीन है। ठीक है, ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है, स्टोर करता है फूड। प्लांट को खाने की जरूरत हो तो आपसे मांगने नहीं आएगा, वो अपने ल्यूकोप्लास्ट से मांग लेगा। ठीक है, वो खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। अगला क्रोमोप्लास्ट है, ये रंगीन वर्णक है, जो फूलों को लाल, पीला, बैंगनी रंग प्रदान करता है और परागण में सहायक होते हैं। परागण, प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे परागण क्या होता है। ठीक है, पराग के कण जाकर के फूल में अट्रैक्ट होते हैं, उसको परागण कहते हैं। आप अभी के लिए इतना समझो। अगला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पत्तियों का जो हरा रंग देखते हो ना, वो ये क्लोरोप्लास्ट ही देता है। चलो हरे से ही कर देते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये हरे रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक है, अब जैसे ये भरा, इसको भर सकते हो आप कि भाई मूली जो है वो सफेद है, सफेद है यानी कि क्या है, रंगहीन है, उसमें क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। हरी मिर्च कैसा होता है, हरा होता है। पका पपीता कैसा होता है, येलो टाइप का होता है ना, इसमें क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट। सफेद टमाटर, ये ल्यूकोप्लास्ट आ जाएगा। हरा टमाटर, हरा टमाटर में आ जाएगा क्या, क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा। लाल टमाटर, क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा। अन्य में आप अपने हिसाब से कुछ भी देख के अपने घर पे लिख सकते हो। ठीक है, अब अपना ये क्या हो गया, लगभग पूरा हो गया। अगली क्या होगी, रिक्तिकाएं। मैंने आपको बताया था कि रिक्तिकाएं क्या होती हैं, रिक्तिकाएं खाली जगह, स्पेस, अगर खाली बच गया। पादप कोशिका में एक या दो बड़ी गोल या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये झिल्ली से घिरी रहती हैं जिनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है नहीं। आगे क्या है, कुछ सवाल दिए गए हैं, देखते हैं। ठीक है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं भाई, सेल वॉल।
सेल वॉल। कोशिका भित्ति, गोल्जी इकाई के क्या कार्य हैं? गोल्जी इकाई के कार्य क्या है? मैंने आपको आगे बताया था ना। गोल्जी इकाई के क्या कार्य हैं? देखो, श्रावण करता है। क्या करता है? सिक्रीट करता है। विभिन्न द्रव्यों का या पदार्थों का क्या करता है? श्रावण करता है। लाल रंग के सेब का जो फल है उसमें कौन सा प्लास्ट रहेगा? क्रोमोप्लास्ट रहेगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं भाई? राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? कई बार बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। अगला और जो सबसे मेन चीज है, केंद्रक। इसके अंदर, कोशिका के अंदर अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ है वो क्या है? केंद्रक है। ठीक है, चलिए केंद्रक के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। बड़ी गोल या अंडाकार संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं वो क्या है? केंद्रक हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसको नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था? कंट्रोल रूम कहते हैं, बताया था ना। ये देखो, कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। ये केंद्रक क्या कहता है ना, एक केंद्रक की पतली सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, पतली सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये जो पतली झिल्ली है वो लचीली होती है और पतली होती है और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, सेमी परमेबल, कंट्रोल्ड परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अर्धपारगम्य मतलब सारी चीजें अंदर बाहर नहीं हो सकती, जिसको ये चाहेगा उसी को अंदर भेजेगा, जिसको चाहेगा वो उसको बाहर कर देगा, ऐसा समझो। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं अंदर बाहर जाने के लिए, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, सीधी बात है। ठीक है, अब देखो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक के बारे में कभी लिखना आया तो ये लिखना पड़ेगा आपको। 1821 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की। 1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा। 1940, ये सिर्फ शुरू की दो लाइनें जो है ना वही लिखनी है। ठीक है, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल गया तो अच्छे से समझा गया, इसमें बड़ा क्या है, किताब में लिख दिया। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी संरचना का अवलोकन करें। ये देखो, ये जाल जैसी ऐसी 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 बिखरी बिखरी सी संरचना दिख रही है, ये इसके बारे में कह रहा है। ये क्या है? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे सिकुड़ कर छोटे और मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 बिखर जाते हैं तंतुनुमा संरचनाओं में, जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन जाल ऐसे बिखरे हुए हैं, जब कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा? ये ऐसे तंतुनुमा संरचनाओं में बदल जाएंगे, जिन्हें क्या कहेंगे बाद में? क्रोमोसोम। ठीक है, जो एक गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोज से बने होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये पूरी जो भी कोशिका हमने पढ़ा है। आपके माता पिता जैसे ही आप दिखते हो, उसके पीछे कौन है? ये क्रोमोसोम है। कौन है? डीएनए है। कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखो। केंद्रक द्रव्य में गोल या अंडाकार रचना दिखाई देती है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस है, जो कोशिका विभाजन में सहायक है। ये केंद्रक का भी केंद्रक कौन है? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ठीक है, ये देखो राइबोसोम, ये इसके बाहर वाली अंतःप्राद्रवी जालिका के साथ चिपके हुए हैं। ये ये क्या है? न्यूक्लियस झिल्ली, केंद्रक मेम्ब्रेन, उसके साथ भी चिपके हुए हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन जाल है जो ऐसे ऐसे बनी हुई जाल की संरचना है। ये बीच बीच में बोला ना उसने कि जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर। केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर जो भी ये द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य। पूरा स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या बोलेंगे भाई? केंद्रक। ठीक है, चलो केंद्र की संरचना बनाने है तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, खत्म हो गया आपका ये पार्ट लगभग। इनमें कुछ छोटी सी चीज बच गई है कि कोशिका का नियंत्रण किसे और क्यों कहते हैं? तो भाई न्यूक्लियस को कहते हैं, केंद्र को। क्यों? क्योंकि कोशिका में कोई भी कार्य होता है वो किसके कंट्रोल से होता है? केंद्र के कंट्रोल से होता है। इवन जो आनुवंशिक संरचनाएं या जो सूचनाएं हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? केंद्र के अंदर भरा हुआ डीएनए। ठीक, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? अभी बताया ऊपर, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, केंद्र का कार्य क्या है? बार बार वही पूछ रहे हैं, क्या कार्य? कंट्रोल करना। ठीक, अब इन्होंने जो नहीं बताया शुरू में वो आखिरी में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया सेल जो है ना, जब बना था पहले, जब इस दुनिया में जीवन का विकास हो रहा होगा धरती पे, दो टाइप का बना था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रो यानी पुराना, यू यानी नया, या ट्रू या सत्य। ठीक है, ये पुरानी कोशिकाएं थी, अब ये नई कोशिकाएं हैं। ये याद रखना है कि भाई ये विलुप्त नहीं हुई हैं, इन्हीं से ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुई हैं और ये भी आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंसान खुद है। ठीक है,
इसमें क्या लिख रही है, आपने देखा सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का सेंट्रोसोम, केंद्रक इत्यादि सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इन कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। अधिकांश जीवों में जैसे अमीबा, केचुआ, मेंढक, गाय, गुलाब, मनुष्य आदि की कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं। ठीक है, बोला ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जिसकी किसी युक्ति के बिना केवल आंखों से दिखाई नहीं देते। इन सूक्ष्म जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके केंद्र के चारों केंद्र झिल्ली न होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति रहती है। इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का सेंट्रोसोम, अंतःपाद्री जालिका भी नहीं पाए जाते। इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर है तो इसके अंदर डायरेक्ट सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहेगा, सब कुछ बिखरा है। इसी के अंदर डीएनए है, इसी के अंदर आरएनए है, इसी के अंदर राइबोसोम है, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस है, इसी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो भी अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग सब कुछ इसे बिखरा हुआ है। वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। इसमें कोई एक ना एक वेल डिफाइंड या न्यूक्लियस नहीं होता, इसको इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मैं बाद में कभी एक क्लास ले लूंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिक डिफरेंस का। ठीक है, आगे देखो। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका सभी जीवों की शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। पादप कोशिका में सेल्यूलोज योनि कोशिका भित्ति भी होती है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य का जेली के समान गाढ़ा भाग जो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। पादप कोशिका में कब बनता है, कोशिका विभाजन टाइम पे। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नामक लवक प्लास्टिड पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य की घनी गोलाकार रचना केंद्र है। कोशिका नियंत्रण कक्ष है। कौन है, केंद्रक। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए आनुवंशिक पदार्थों के वाहक हैं। बैक्टीरिया, नील शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका का अभाव रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक और सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ जो इसमें प्रश्न उत्तर हैं आप सॉल्व करके कोशिश करेंगे, और अगर आपको इनमें कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।